जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें आ रही हैं। अलग अलग जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं। फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मन चांसलर हैं उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इन सब के बीच मर्ज से ही मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जर्मन चांसलर हाल ही में जीत कर आए और उनसे एक कॉन्टिन्यूटी, भारत के जर्मनी से रिश्ते मजबूत हुए सरकार में और कॉन्टिन्यूटी में वो रहे, ये भी कोशिश, जैसा हमारे दोनों पैनलिस्ट संजीव जी और निपुण जी बता भी रहे हैं कि भारत की कोशिश यूरोपियन देशों से अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाए रखने की है। रणनीतिक साझेदारी के साथ व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इन सब के बीच फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, जर्मन चांसलर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें कनाडा से सामने आ रही हैं। G7 समिट के तहत भारत अपने संबंधों को और आगे बढ़ाते हुए और जर्मन चांसलर से मुलाकात की तस्वीरें। संजीव जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जो नए लीडर्स आए, चाहे साउथ कोरिया हो, जर्मनी हो, इवन मैक्सिकन लीडर भी पिछले साल ही जीत कर आई हैं, इनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात दर्शाती है कि रिश्तों में कंटिन्यूटी बनी रहे, चाहे भले रिजीम चेंज हो, नए चेहरे आए। जी जी, देखिए, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च के साथ ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। और वो नए सत्ता सीन हुए हैं और जाहिर है कि उसके बाद ये जो उनकी जो मुलाकात है उससे भारत और जर्मनी के जो पुराने एक प्रगाढ़ और गहरे संबंध हैं, वो उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और देखिए, चाहे वो जर्मनी हो जो कि यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, बिल्कुल। और भारत जो विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, दोनों के बीच के संबंध इन दोनों राष्ट्रों के लिए बेनिफिशियल होंगे। और जहां तक यूरोप की बात है, जैसा कि निपुण जी कह रहे थे, मैं उनकी बातों में और एक बात ऐड करना चाहता हूं कि यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो भारत को इस नजरिए से भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो कि 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ये अपार आर्थिक और सामरिक संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। और इस पूरे क्षेत्र में जाहिर है कि चाइना पूरा अपने दबदबे को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो कहीं से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए यूरोपीय राष्ट्र भी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। जर्मनी भी इंडो पैसिफिक रीजन में अधिक से अधिक अपना कंट्रीब्यूशन, अपना पार्टिसिपेशन करना चाहता है। और ये जो सभी राष्ट्र हैं, G7 के राष्ट्र, कनाडा की भी इवन कनाडा की भी अपनी इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है पूरे विश्व के लिए अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। 60% की आबादियां रहती है, अपार नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ मौजूद हैं, और ये 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और उसमें भारत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में, एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में तो भारत है ही, इंडो पैसिफिक रीजन का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भी भारत की अपनी महत्ता है। चाइना के पड़ोसी राष्ट्र के रूप में भी भारत की अपनी महत्ता है। तो ये जो यूरोप के जो राष्ट्र हैं, और कनाडा भी इवन, अमेरिका भी इवन, जो भी अगर भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, जापान संबंध बढ़ाना चाहता है, जर्मनी इटली संबंध बढ़ाना चाहते हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन संबंध बढ़ाना चाहता है, फ्रांस जैसे राष्ट्र, तो ये सभी भारत की महत्ता को जानते हैं कि भारत इस इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल प्लेयर और पार्टनर है। और ये जो इस भारत के साथ यदि वो अपने संबंध को बेहतर बनाएंगे तो उनकी जो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, और यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स, जो जिसके के ऊपर चाइना बाधाएं खड़ी करता है, उसको करने में सहूलियत होगी और उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी की वजह से ये जो यूरोप के राष्ट्र हैं वो भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहते हैं। कनाडा के संबंध में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा। कनाडा के कि जैसे कि मैंने कहा कि उसकी भी अपनी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, और मार्क कार्नी जो कि बहुत ही मैच्योर्ड लीडर है, जो कि अभी तक उनके प्रधानमंत्रित्व काल में मैंने जो भी असेसमेंट किए हैं कि वो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, वो जानते हैं कि कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा करना जानते हैं। और जाहिर है कि उसके साथ साथ वो बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं, और उनकी जो पूरी उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही एक मैच्योर अप्रोच दिखाई देता है। वो जस्टिन ट्रूडो की तरह ऐसे अपरिपक्व नजर नहीं आते।
तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि कनाडा भी अपनी इंडो पैसिफिक के रीजन के महत्व को भी और उसकी स्ट्रेटजी को भी ध्यान में रखते हुए वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये जाहिर है कि इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि विश्व के मामलों में, वैश्विक मामलों में, चाहे यूरोप हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, सभी ऑस्ट्रेलिया हो, सभी भारत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ और गहरा करना चाहते हैं। और भारत आने वाले समय में जैसे जैसे और भी समय आप देखेंगे कि वर्षों दशकों में भारत की जो वैश्विक भूमिका और भारत का जो वैश्विक प्रभाव और वैश्विक सम्मान और अधिक बढ़ेगा। लेकिन एक बात अंत में आपकी सवाल के जवाब में अवश्य कहना चाहता हूं कि देखिए, भारत से विश्व को बड़ी अपेक्षाएं हैं और भारत जाहिर है कि अपने अनेक क्रेडेंशियल्स की वजह से उस अपेक्षा को उससे ये अपेक्षा की जा रही है। लेकिन उस अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए यदि हमें अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से निभाना है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विकसित भारत को बनाने का जो लक्ष्य है उसकी तरफ हमें तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। और विकसित भारत बनाने का जो विजन है वो सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए भी है। यदि भारत विकसित बनता है तो हम तो संपन्न और सुरक्षित और मजबूत तो बनेंगे ही, ये पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छी खबर होगी कि भारत जैसा एक जिम्मेदार राष्ट्र, संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी सोच के को रखने वाला राष्ट्र आज एक विकसित भारत के रूप में है। और ये पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता की गारंटी होगी। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि आज विकसित भारत को बनाने की प्रक्रिया में पूरे राष्ट्र को अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द कम्युनिटीज, सभी को, प्रत्येक नागरिक को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा और विकसित भारत को बनाने का जो लक्ष्य है उसकी तरफ हमें तेज गति से आगे बढ़ना होगा। निपुण जी, इसी में आगे सवाल जोड़ते हुए, एक तरफ ग्लोबल साउथ है जिनके लिए भारत आवाज उठाता रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज हम आगे भी उठाते रहेंगे, और दूसरी तरफ ये बड़े प्लेयर्स हैं। इन सब के बीच भारत अपने आप को बैलेंस कैसे कर रहा है रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने से लेकर भी, और वो चाइना से कंपेयर करके अपनी इमेज को और कैसे आगे बढ़ा रहा है भारत, कि एक तरफ है अथॉरिटेरियन रूल, चाइना का जो विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, डेब्ट ट्रैप में फंसाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक रिस्पॉन्सिबल पावर जैसा संजीव जी ने कहा भारत है। देखिए संजीव जी ने काफी अच्छा बताया भी आपको कि इंडिया की पोजीशन और इंडिया की जो एक लोकेशन है उसको कैसे इंपॉर्टेंस देती है। लेकिन साथ में डेमोक्रेसी, देखिए जैसे ही डेमोक्रेसी की बात आती है ना तो दुनिया को डेमोक्रेसी पे एक अलग ही फेथ होता है। मुझे अच्छे से याद है जब भी पीएम मोदी विदेश गए और मेक इन इंडिया को लेकर उन्होंने इसका प्रचार किया तो उन्होंने हमेशा एक बात बोली कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर जो है वो भारत में आए। लोगों ने पूछा भाई क्यों आए, तो पीएम मोदी ने कहा कि जो दुनिया के पास नहीं जो हमारे पास है, और वो है 3D मीन यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। जिस देश के पास ये तीनों चीजें हों वो देश ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सिक्योर है और सबसे सेफ जगह जहां पे आप खूब कमा भी सकते हैं। और इंडिया ऑलरेडी बड़ा मार्केट है, एक यूथ पॉपुलेशन हमारे पास में, वो सब चीजें हैं। और जैसा आपने चीन का जिक्र किया कि चीन एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है। देखिए जो कंट्री अपने यहाँ पर दूसरी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करने को तैयार नहीं है, स्वीकारने को तैयार नहीं है, जो देश अपने यहाँ पर अपने लोगों को पॉलिटिकल और सोशल राइट्स देने को तैयार नहीं है, केवल इकोनॉमिकल राइट्स की बात करता है, तो जो देश अपने यहाँ पर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या वो दुनिया की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर पाएगा? दुनिया में तो और भी ज्यादा डाइवर्सिटी है। और यही बात लेकर चीन को यूरोप के कंट्री, खासतौर से यूरोप हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी का एक गढ़ आप मान सकते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी मोस्टली सभी देशों में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। एक्सेप्शनल कोई वो बात अलग है, लेकिन जहां भी आप अगर मोनार्क भी देखेंगे तो मोनार्क डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। तो वो देश कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल अगर हम बात करें जी तो भारत के नजदीक ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। भारत का जैसे आपने कहा डेब्ट ट्रैप को लेकर जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। देखिए चीन को लेकर जो आपने डेब्ट ट्रैप की बात कही, निश्चित रूप से हमने ही उजागर किया डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी को कि चीन किस प्रकार की पॉलिसी लेकर चल रहा है। उसका आप रिजल्ट देखते हैं कि इटली का एकमात्र देश था जो BRI का पार्ट बना था, वो BRI को क्या कर लेता है, बाहर कर लेता है कि मैं इसमें नहीं रहूंगा। तो ये हमारे ही प्रयासों का परिणाम है। और उसके पैरेलल जो भारत की पहल है मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप तक पहुंचाने का, CCC का, वो भी भारत यहाँ आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल भारत उसको आगे बढ़ा रहा है पूरा। आप देखिए गल्फ के कंट्रीज के साथ मिलकर, आप सोचिए क्या किसी भी देश के साथ हमारा विवाद है? नहीं। यहाँ तक कि चीन के साथ भी संबंधों में आपको गर्मजोशी देखने को मिल रही है।
कितना भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, लेकिन हम फिर भी। और देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया एक पीस माइंडेड कंट्री है। मतलब वो उतावलापन, वो उस तरह का नहीं है कि स्टेटमेंट कुछ भी बोल देना। अमेरिका का आजकल आप देख रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। उस तरह के हालात चीन के भी नहीं है। चीन भी कुछ भी बड़बोलापन कर देता है, अग्रेसिव हो जाता है, धमकाने लग जाता है। लेकिन भारत पीसफुली अपनी ग्रोथ में लगा हुआ है। तो जो पीस लवर कंट्री होते हैं, खासतौर से जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, जिनका डेमोक्रेसी में बहुत बिलीव होता है, तो ऑटोमेटिकली आइडियोलॉजिकल बेस पर वो पसंदीदा हो जाते हैं किसके, भारत के, या भारत उनका पसंदीदा हो जाता है। तो मैं देखता हूं कि यूरोप के जो कंट्रीज हैं, एक तो अमेरिका पर उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे देशों ने अपने 5% अपने डिफेंस बजट बढ़ा दिए हैं। ये स्पष्ट रूप से हो रहा है कि वो सब कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, अपने नए साझेदार तलाश रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत दुनिया के सामने पीसफुली अपने आप को ग्रो कर रहा है, यूएन के मानकों को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी जिसको हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, केवल कहने में नहीं, आज तक हमने कोई भी यूएन का कोई भी बात ऐसी टाली हो आपको देखने को नहीं मिलेगी। चीन ने कई बार फिलीपींस वाले मामले में 2016 में यूएन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था उसकी बात को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, उसकी बात को मानने से मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। अमेरिका ऑलरेडी करता है, रशिया ऑलरेडी करता है, इजराइल करता है। लेकिन भारत ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जो इंटरनेशनल आपके जो रूल्स बने हुए पैरेलल जो एग्जांपल हैं, है, फिलीपींस का मामला जब गया था चाइना के खिलाफ, चाइना ने उस बात को नहीं माना। बांग्लादेश का इशू जो था, हमने उसको बहुत ही सम्मान से स्वीकार किया। बिल्कुल परफेक्ट बहुत सारे आपके एग्जांपल। एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इंडिया ने हमेशा, हाँ, इंटरनेशनल नॉर्म्स का रेस्पेक्ट किया है, उसको लेके चला है। वर्ल्ड में कहीं भी किसी को जरूरत पड़ी, कोविड के समय बात करें, हमने वैक्सीन बांटी। उसके बाद ये देखिए टर्की में आप देखिए भूकंप आने के बाद, वो टर्की जो हमेशा पाकिस्तान मुझे लापता है, उसके बाद भी हमने वहां पर क्या किया कि उस प्रकार के इश्यूज में, डिजास्टर में हमने मदद की। तो इंडिया केवल कह ही नहीं रहा है, इंडिया उस चीज को करके भी दिखा रहा है। तो ये जो बात है ना कि कथनी करने में अंतर नहीं है, निश्चित रूप से क्या करती है दुनिया इसको पसंद करती है, और खास तौर से यूरोप काफी अच्छा समय इसको पसंद कर रहा है। और मैं मानता हूं कि ईरान को लेकर जिस प्रकार का फियर क्रिएट हुआ है यूरोपियन कंट्रीज में, तो उस वजह से भी, क्योंकि इंडिया ही एक पावर है एशिया के अंदर, या तो चीन है या भारत है। चीन से उनके उस प्रकार से एक कहते हैं ना जुगलबंदी बनते नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही कहा एथोरियल स्टेट है, बिल्कुल सही बात है। और एथोरियल स्टेट होना बड़ी बात होती है। मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी फ्रीडम की बात करेगी, डेमोक्रेसी इक्वलिटी की बात करेगी, डेमोक्रेसी जस्टिस की बात करेगी, और एक एथोरियल स्टेट का इन तीनों से कोई वास्ता नहीं होगा, कोई इसका मतलब नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, चीन जब अपने आप पर स्वीकार नहीं करता डाइवर्सिटी को, कहता है कोई डाइवर्सिटी, कोई रिलीजन नहीं, तो वहां तो दुनिया मानने को तैयार नहीं हुई चीन की लीडरशिप को। तो भारत एक उम्मीद दिखता है, भारत जिस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता है, जो बैलेंसिंग वाली है, अपने मुद्दों पर फोकस करने वाली है, ठीक। और मजबूती से अपने हितों को सुरक्षित करने वाली भी है। ठीक। संजीव जी, पीस, टेररिज्म और सिक्योरिटी का इशू तो इसमें प्राइमरली दिख ही रहा है, कैसे वक्त में हम हैं, इस पर चर्चा हो ही रही है और चर्चा होगी भी। लेकिन व्यापार को लेकर क्या साझेदारी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे से और इवन G7 की इस बैठक से भी? देखिए, G7 के राष्ट्र विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक राष्ट्र हैं, और दोनों सभी राष्ट्र जाहिर है कि मेजर इकोनॉमीज हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, और भारत जाहिर है कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई वर्तमान समय में मेजर इकोनॉमी। तो ऐसे में और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार भी है, और चाहे वो कोरोना का पैंडेमिक रहा हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का संकट रहा हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस की सिचुएशन रही हो, या अब इराक और इजराइल के बीच का जो तनाव हो, सभी के दौरान भारत ने अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बहुत ही रोबस्ट और मजबूत बना करके रखा, और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे तेज गति से बढ़ती हुई विश्व की मेजर इकोनॉमी है। तो इस इकोनॉमी के साथ के जो G7 के जो राष्ट्र हैं वो कोलैबोरेट करना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हो, जो कि जाहिर है कि उनका अगर मेक अमेरिका ग्रेट को बनाने का अगर वो विजन है और उनको उसे हासिल करना है, तो ऐसे में विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ और सबसे बड़े लोकतांत्रिक बाजार के साथ, सबसे बड़ी तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी के साथ अपने संबंधों को उन्हें बढ़ाना होगा। और वो जरूर हमारे साथ, जाहिर है कि सभी के साथ उन्होंने एक एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी लेकर के आए थे, लेकिन जो ट्रेड डील निगोशिएट हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें जरूर
मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जहां पर दोनों राष्ट्रों के लिए एक विन विन सिचुएशन, एक विन विन फार्मूला निकलेगा और दोनों ही राष्ट्र इन संबंधों क्या को डोनाल्ड ट्रंप अधिक के से अधिक आगे स्टेटमेंट्स या बढ़ाएंगे। उनका जो स्टैंड है वो उसी में थोड़ी सी लिवरेज चाहते हैं, इस वजह से ऐसा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एसेंशियली एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। वो एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। वो एक बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं और हर एक जगह वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर निर्णय लेते हैं। चाहे वो पूरे जीवन भर तो वो बिजनेसमैन रहे और जाहिर है कि अभी भी जब वो राजनीतिक पद पर बैठे हुए हैं तब भी वो बिजनेस माइंडेड अप्रोच के साथ ही सोचते हैं। तो लेकिन मैंने उसमें जैसे कहा कि यदि भारत के साथ जब भी वो भारत के बारे में विचार करते होंगे तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि उनको उस पर बेनिफिट ही बेनिफिट नजर आते होंगे। कहीं से उसको भारत के साथ जो संबंधों को बढ़ाना, उनके लिए कहीं से भी घाटे का सौदा उनको नजर नहीं आता होगा, ये मेरा पूरा मानना है। और यही कारण है कि वो भारत के साथ जो ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है उसमें जरूर वो अपने इंटरेस्ट की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा जैसे मैंने कहा कि एक विन विन सिचुएशन निकलेगी। दोनों राष्ट्रों ने 2030 तक इन संबंधों को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने का फैसला किया है और इनका भारत और अमेरिका का लक्ष्य तो अपने बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का विजन है। तो ये जो विजन है इसको हासिल अगर करना है तो दोनों ही देशों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ओवल हाउस, व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में कि यदि आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, मागा का विजन है तो हमारा मीका, मेक इंडिया ग्रेट अगेन का विजन है। यदि आप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं तो हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं और लेकिन दोनों ही अप्रोचेस में कोई टकराव नहीं है क्योंकि दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। जैसा निपुण जी ने कहा और मैं उनकी बात को पूरी तरह से एंडोर्स करता हूं, मैं भी इस बात का पूरी तरह से समर्थक हूं कि चूंकि दोनों ही राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और देखिए लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में संबंधों की जो सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपने असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। वो एग्री टू डिसएग्री की भावना के साथ काम करते हैं और जब कभी भी कोई ऐसे मेजर इश्यूज ऑफ डिफरेंसेस आते हैं तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से उसको हल करते हैं। और भारत और अमेरिका दो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, दोनों की लीडरशिप बहुत मैच्योर है। मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर अनकन्वेंशनल है, जरूर ट्रांजैक्शनल है, बड़बोलेपन के भी शिकार रहते हैं, लेकिन फिर भी जो पूरा उनका एक ओवरऑल अप्रोच ये रहता है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे। और यही आप स्थिति कनाडा में भी दिख रही है। कनाडा भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है और जाहिर है कि जो जस्टिन ट्रूडो थे उनके अंदर बहुत ही अपरिपक्वता थी और वो हालांकि एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पूरे अप्रोचेस में बहुत ही ज्यादा एक सत्ता लोलुपता, अपरिपक्वता और स्वार्थपरकता बहुत दिखाई देती थी और अपनी सरकार को, अल्पमत सरकार को बचाने के लिए उन्होंने भारत को ही टारगेट कर लिया। भारत के ऊपर ही बेसलेस एलिगेशन लगा दिए। तो ये सब नहीं करना चाहिए था और जाहिर है कि ऐसा करके उन्होंने अपना नुकसान स्वयं किया या आज वो सत्ता से बाहर हो गए हैं। और मार्क कार्नी तो इलेक्शन के बाद फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले ही वो मार्क कार्नी को वो जगह दे दी गई थी और तभी वो इलेक्शन भी जीत पाए। तो ये बात बहुत स्पष्ट है वहां की जो लिबरल पार्टी है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो पूरी जो सिचुएशन है भारत की G7 के राष्ट्रों के साथ व्यापारिक रूप से भी जो भारत की जो महत्ता है उसको G7 के राष्ट्र अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप देखिए तो जापान, इटली, फ्रांस जैसे जो राष्ट्र हैं वो भी भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार प्रगाढ़ कर रहे हैं। और जापान का तो मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि जापान भारत को के साथ अपने संबंधों को बहुत बड़ी महत्ता देता है। और जापान के जो महान प्रधानमंत्री शिंजो आबे, वो तो भारत को के साथ जो संबंधों में जो डेमोक्रेसी का जो एलिमेंट था उसको बहुत महत्व देते थे और वो एक डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच के आपस में एक संबंधों को इस तरह से बनाना चाहते थे कि उसी का आज परिणाम आप देखिए तो क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो शिंजो आबे के गाइडेंस से ही सामने आया। और शिंजो आबे ने भारत की यात्रा के दौरान जो एक विजन रखा था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों को इंडो पैसिफिक रीजन में साथ आना चाहिए, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस की बात उन्होंने कही थी, इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन क्षेत्र को, वो आज फलीभूत हुआ है। वो एक क्वाड के इनिशिएटिव के सामने आया जिसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है और क्वाड प्लस का भी आइडिया है। और वो क्वाड प्लस के आइडिया में साउथ कोरिया भी शामिल हो सकता है, वियतनाम भी शामिल हो सकता है, इंडोनेशिया भी शामिल हो सकता है। और जैसे जैसे चाइना का विस्तारवाद, अवसरवाद, उपनिवेशवाद, आधिपत्यवाद और बढ़ेगा वैसे वैसे क्वाड प्लस का भी आइडिया आगे बढ़ेगा। जैसे ब्रिक्स में अनेक राष्ट्र शामिल हो रहे हैं उसी तरीके से क्वाड में भी कई राष्ट्र शामिल हो सकते हैं।
तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत का चाहे वो आर्थिक प्रभाव है, चाहे वो सामरिक प्रभाव है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है। लेकिन उसके पीछे आज मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले हम पेरिफेरी पर बैठ करके घटनाओं को देखा करते थे और आतंकवाद के संदर्भ में तो बहुत ही लचर रवैया था, लेकिन सब कुछ अब बदल दिया गया है। और अब आज का जो नया भारत है वो घटनाओं को पेरिफेरी पर बैठ के देखने में विश्वास नहीं करता, बल्कि घटनाओं में पार्टिसिपेट करता है और उसे शेप करने की कोशिश करता है। पहले हमारी एक नीति हुआ करती थी लुक ईस्ट पॉलिसी, लेकिन आज की जो हमारी नीति है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की है। Exactly. और आज की नीति में न सिर्फ हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है, बल्कि एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी है। मिडिल ईस्ट रीजन में भी हम अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं, जैसा कि और गल्फ में तो मतलब इससे बेहतर रिश्ते कभी रहे ही नहीं। हाँ, निपुण जी ने जैसा बताया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे बढ़ रहा है, I2U2 का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है। और ये जो भारत का की जो मिडिल ईस्ट रीजन में भी, वेस्ट एशिया के मामलों में भी जिसे हम कहते हैं, उसमें महत्ता लगातार बढ़ रही है। और जाहिर है कि अनेक कई ऐसे राष्ट्र और आतंकवादी संगठन हैं कि जो कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। और यही कारण है कि हमास ने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया था 7 अक्टूबर 2023 को, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आप देख ही रहे हैं। लेकिन जहां तक भारत की चाहे वो विश्व के किसी भी क्षेत्र में महत्ता को देख ले, आज आप देखिए, मैं अवश्य इस बात का जिक्र करते हुए अपनी बात मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा कि जो 20 का तो महासम्मेलन ने किया ही है, ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों की भी जो आवाज है वो भारत बनकर के उभरा है। G20 के बैठक में जो अफ्रीकन यूनियन को स्थान दिलाना, ये भारत का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और आज भी जो जो ग्लोबल साउथ के जो राष्ट्र हैं, उनकी भारत आवाज बनकर के उभरा है, जैसे वॉइस ऑफ द वॉइसलेस को कहते हैं। तो यही कारण है कि आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर जब पापुआ न्यू गिनी गए, तो वहां के जो हेड ऑफ स्टेट थे, वो उन्होंने आके उनकी चरण स्पर्श कर लिए। बहुत ही रेयर और अनप्रेसिडेंटेड जेस्चर था, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन ये भारत की लीडरशिप का ही परिणाम है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक इसी में मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा आप दोनों के लिए, संजीव जी और निपुण जी आपसे पहले, क्या फॉरेन पॉलिसी में ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं? एक बार सवाल पूछा गया था डॉक्टर जयशंकर से, उसका निष्कर्ष यही था, बांग्लादेश को लेकर पूछा गया था कि बांग्लादेश में हमारे लिए ऐसी स्थितियां क्यों हो रही हैं। तो उन्होंने जो कहा उसका एक कंक्लूजन ये रहा कि कंट्री टू लीडर पॉलिसी की बजाय कंट्री टू कंट्री पॉलिसी होनी चाहिए थी, और हमने एक गलती की पहले कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कंट्री टू लीडर थी। शेख हसीना के लिए फेवरेबल रही होगी, लेकिन बाकी देश के लिए उस तरह की शायद पॉलिसी हम नहीं बना पाए, इस तरह की स्थितियां हुई है। और भी कई देशों का एग्जाम्पल इसके साथ जोड़ा जा सकता है। नेपाल में भी कमोबेश यही स्थिति रही है, कांग्रेस जब रहती है हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन, और जो माओवादी आते हैं फिर हमारे साथ दिक्कतें जो बढ़ने लगती हैं। क्या एक बड़ा चेंज मोदी सरकार में हुआ है कि कंट्री टू कंट्री रिलेशन जो है वो डेवलप किया गया है, फॉरेन पॉलिसी लेवल पर एक बड़ा बदलाव क्या आप देख रहे हैं? और क्या उसी का एक्सटेंडेड रूप आज हम देख रहे हैं कि जो भी नए लीडर चुनकर आए हैं उनसे भी प्रधानमंत्री उतनी ही गर्मजोशी, उतनी ही आत्मीयता से मिल पा रहे हैं जितना पुराने लीडर से मिला करते थे? निपुण जी, देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। और हम लोग हालांकि मानते भी हैं कि एक पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम बहुत कुछ संबंधों को बेटर या अच्छा या बुरा करते हैं। इसका जैसे अभी हम बात करें कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि कई बार जैसे कि जब भी कोई कंट्री किसी भी कंट्री का रिलेशन बनाता है तो नेशनल इंटरेस्ट को दिमाग में रखता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नेता अपना इंटरेस्ट भी उस नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ देता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है नेता या फिर पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो का जो केस था वो क्या था कि जस्टिन ट्रूडो से कनाडा के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे थे, जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे थे अपने पर्सनल इंटरेस्ट की, पावर में कैसे रहूं और कैसे खालिस्तान लेडी जो ग्रुप वहां पर है उसका सपोर्ट मिले और पावर में रहूं। तो इस प्रकार के हमको देखने को मिलता है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के बारे में माना जाता है, कहा भी जाता है, एक्सेप्ट भी किया जाता है कि फॉरेन पॉलिसी में दो दिन चाहिए, तो स्टेबिलिटी और साथ में डायनेमिक, दोनों ही साथ में चलती है। ऐसा नहीं कि हमने जो आजादी के बाद फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया या लेकर चले, उसको फुल्ली हमने क्या कर दिया, त्याग दिया है। उसको अकॉर्डिंग टू टाइम हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया। जैसे अभी बात संजीव जी कह रहे थे लुकिश पॉलिसी को एक्टिव पॉलिसी, हमने उसको चेंज किया। तो ऐसा नहीं था लुकिश पॉलिसी को छोड़ दिया और फिर आपका एक्टिव पॉलिसी पे आ गए। लुकिश पॉलिसी का ही एड ऑन आप कह लीजिए, आज के टाइम की जरूरत क्या आप कह लीजिए, हमने उसको एक्टिव पॉलिसी किया। और ये होता क्या है कि जैसे आपने नेपाल का नाम लिया, बांग्लादेश का नाम लिया,
या इस समय जो जयशंकर जी ने कहा था, उनका कहना बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम अपनी पुरानी गलतियों से कि हमने उसको कैसे हैंडल करने का प्रयास किया, आज हम उसको लेके चल रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं। उस समय के हालात जब हम आजादी के बाद देखते हैं, तो जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किस प्रकार से इन चीजों को संभाला, उस समय कैसे हम लोग लेके चले। आज जो हालत है बांग्लादेश को लेकर, नेपाल को लेकर या श्रीलंका को लेकर रहता है, तो वहां पे हम लोग बहुत कड़ी नजर रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा पूरा साउथ एशिया है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल हम देखते हैं फंडामेंटल इश्यूज हैं, जिनको हमें औपनिवेशिक विरासत के रूप में मिले हैं, वो आज तक सुलझे नहीं है। जब आप तक बाउंड्री डिस्प्यूट आप नहीं सुलझा पाएंगे, तब तक क्या होगा, इश्यूज आपके साथ क्रिएट रहेंगे। और हमारे भूटान के अलावा छोड़ दीजिए, कौन देश ऐसा जिसके साथ हमारे डिस्प्यूट बाउंड्री इश्यूज नहीं है, वाटर इश्यूज नहीं है। Exactly. तो बात ये कि भारत उसको ट्राई करता है, कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है कि चाइना का एंगल है वो उसमें आपका इन्वॉल्व करता है। देखिए, चाइना की पूरी कोशिश है, चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि अगर मुझे कोई चुनौती देगा आने वाले समय में, तो भारत देगा। तो ऐसे में भारत के जो भी इश्यूज हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बर्न करो। अब जो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी। ठीक है निपुण जी, एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी पर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एंथनी अल्बनीज़ के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात, मैक्सिकन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की तस्वीरें पिछले साल ही चुनकर वो आई हैं। एंथनी अल्बनीज़ से प्रधानमंत्री के दोस्ताना संबंध हैं। खुद मोदी को वो बॉस पीएम कहकर संबोधित कर चुके हैं, बहुत चर्चित वो बयान रहा है। और मैक्सिकन प्रेसिडेंट के साथ भी प्रधानमंत्री कई विषयों पर यहाँ बातचीत कर रहे हैं और जानकारी सामने आएगी, साझा किया जाएगा विदेश मंत्रालय की तरफ से। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो इस वक्त G7 में चल रही है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट के साथ जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेडरिक मर्ज, जो कि जर्मन चांसलर हैं, वो भी हाल ही में चुनकर आए, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, नए प्रधानमंत्री बने ट्रूडो के बाद और फिर इलेक्शन भी जीता, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें आई। 51वां G7 समिट जो है कर्नाटक में कनाडा में चल रहा है और द्विपक्षीय वार्ताओं का सिलसिला जो है वो जारी है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो हैं ली जे, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, वो भी हाल ही में चुनकर आए। तो इसी पहलू पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरह से किसी भी देश का नेता भले बदल रहा हो, लेकिन भारत के रिश्ते जो हैं वो स्टैटिक बने हुए हैं, वो उतनी ही कंटिन्यूटी के साथ, उतनी ही मजबूती के साथ थे जब वहाँ पिछली सरकार थी। और जब नई सरकार आ रही है, नई चेहरे आ रहे हैं, तो वही सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। निपुण जी, बिल्कुल से आपने कहा, और हम तो खुद हमारे पीएम बोलते भी हैं कि व्यक्ति से बड़ा देश होता है और देश के साथ रिलेशन होते हैं। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन कंट्री आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्री के साथ, और बात है कि अगर आपको उस देश के साथ आगे जो पिछली आपकी योजनाएं चल रही हैं, पिछली जो आपकी जो डील्स चल रही है, जो भी आपके रिलेशन चल रहे हैं, उनको आपको कंटिन्यू करना है और बहुत इसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो जरूरी है कि नई लीडरशिप के साथ भी वो एक्टिविटी की जाए। लेकिन देखिए, सहजता का भाव दोनों ओर से होता है, क्योंकि ये नहीं कि हमारे ओर से ही अपने हाथ बढ़ाया और उधर सहजता का भाव नहीं होगा। वो भी जानते हैं कि इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है और इंडिया के पीएम का एक पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है। तो जब उस व्यक्तित्व की बात होगी, तो निश्चित रूप से देखते हैं गर्मजोशी जो देखने को मिलती है, निश्चित रूप से दिखाई देगी। और देखिए क्या होता है कि हम जब पॉलिटिक्स और इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर ट्वीट आया है प्रधानमंत्री का। निपुण जी, इसका जिक्र कर दें, प्रेसिडेंट क्लाउडिया के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं दी। पिछले 2 सदी में पहला ऐसा मौका है जब कोई फीमेल मैक्सिकन प्रेसिडेंट बन पाई हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत और मैक्सिको के बीच और रिश्तों को बेहतर होते हुए देखेंगे आने वाले वक्त में, खास करके सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, हेल्थ केयर एंड इसके साथ ही और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर ये संभावनाएं जाहिर की गई हैं। साथ ही पीपल टू पीपल टाई जो है, रिश्ते जो हैं और मजबूत होंगे, इसकी बात, इसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री ने किया है। निपुण जी, जी बिल्कुल। और मैंने कहा ना कि जैसे आपका कहीं भी हम देखेंगे, हम पीएम मोदी की बात करेंगे या किसी और भी हम लीडर की बात करेंगे, जब बात करेंगे पीएम मोदी से, तो वो सब बातें होंगी। और देखिए, पीएम मोदी की तो एक आदत भी रही है, एक हैबिट, कि वो बहुत ही सहजता के साथ मिलते हैं और दूसरे नेता की तारीफ भी करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है उसको अपना अपना वक्तव्य, अपना मत भी रखते हैं। और देखिए कितनी सहजता के साथ। और देखिए, लीडर का यही होता है कि आप पीस माइंडेड कंट्री से आप बिलोंग करते हैं,
आप ताकतवर है, और जितनी ज्यादा आपकी ताकत होगी उतना ही ज्यादा भारत क्या करता है, उतनी ही आसानी से सैसरा के साथ मिलता है। तो पीएम मोदी को मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ लोग एज ए गार्जियन तक भी आपको देखने को मिलेंगे। जब नई लीडरशिप आपको देखने को मिलती है तो वो गार्जियन के रूप में पीएम मोदी को देखती है। जैसे आपने खुद कहा कि वो पीएम मोदी को एज ए बॉस कंसिडर, बॉस का मतलब ये नहीं कि वो उनको एक बॉस का मतलब सिंपल सा ये है कि आप गार्जियन की तरह हैं। आप जो बात करते हैं वो पीस की बात करते हैं, आप बुद्ध की बात करते हैं। आप अगर बात करते हैं आतंकवाद की, तो आतंकवाद में कहते हैं कि आतंकवाद हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आप वर्ल्ड के जो इश्यूज हैं, ग्लोबल साउथ को आप जिस तरह से लेके चल रहे हैं, वर्ल्ड के साथ आप जब यूक्रेन के मामले में देखें, रशिया के साथ बात करें, तो हर जगह भारत का एक रोल। और यही तो एक बात है कि आप दो विरोधी कौमें को आप साथ लेके चलें, उनके साथ अपने इंटरेस्ट को आप साधें, तो निश्चित रूप से दुनिया के लीडर भी बात को कंसीडर करते हैं, देखते हैं। और हम लगातार देखेंगे, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हो या G7 जो भी कंट्रीज हैं, उन सब कंट्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर बातें होंगी, वर्ल्ड में पीस कैसे हो उसको लेकर बातें होंगी। टेररिज्म को लेकर मुझे भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा भी हम टेररिज्म की बातें कर रहे हैं। मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि निगेटिविटी साइड कर किसी की निगेटिविटी है। नहीं, प्रधानमंत्री ने समर्थन के लिए शुक्रिया भी कहा है प्रेसिडेंट क्लाउडिया को, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्टैंड था मेक्सिको का। तो एक तरफ पैरेलल वो भी पॉलिसी जारी है, पाकिस्तान को आइसोलेट कर रखने का जो कामयाबी वाला पहलू था, शायद हो सकता है उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ देख रहे हूँ। हाँ, देखिए मैंने एक बात कही कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्यों नाम लेना किसी देश का जिसका कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं पाकिस्तान इज नॉट द थ्रेट फॉर इंडिया। पाकिस्तान केवल एक डिस्टर्बेंस एलिमेंट हमारे लिए है। तो उस डिस्टर्बेंस एलिमेंट को हमको क्या करना है, कंसीडर करना है, ब्रेक करना है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी इस मीटिंग से बाहर निकले तो कोई बहुत बड़ा इश्यू जो है पाकिस्तान को लेकर चर्चा वाला बनता नहीं है। आतंकवाद को सिंपल सा कहना है, हमारे पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, वी आर फाइट विद द टेररिज्म।